हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संजय ने सोनिया की आंखों में झांकते हुए बेहद भाव विह्वल स्वर में उससे कहा था, सोनिया, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वायदा करता हूँ कभी तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सूने जीवन को बेइंतहा खुशियों से भर दूंगा। बोलो, सोनू की मां बनोगी? संजय का यह विवाह प्रस्ताव सुनकर सोनिया की कुछ समझ में न आया था कि वह उससे क्या कहे। फिर क्षण भर में तनिक सोचकर उसने उससे कहा था, संजय थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें ना नहीं कह रही, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो अपनी पिछली अस्त व्यस्त जिंदगी से उबरने के लिए। अभी मेरा तलाक हुए 6 माह ही तो बीते हैं, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए अपनी पटरी से उतरी जिंदगी को ट्रैक पर लाने के लिए। ठीक है, अब मैं अपना यह प्रस्ताव फिर से ठीक 1 साल बाद दोहराऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। जिंदगी के सफर में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। थक सा गया हूँ इतने दिनों से अकेले चलते चलते। अब मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। संजय ने सोनिया का जवाब सुन तनिक निराशा से कहा था और फिर वहां से चला गया था। संजय को विदा कर फ्लैट का दरवाजा बंद कर सोनिया बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों के सैलाब के साथ बह निकली थी। सुबोध के साथ बीते दिनों की मीठी स्मृतियां तो अंगुलियों पर गिनने लायक भर थी। सुबोध से विवाह के बाद शुरुआती 5-6 माह ही अच्छे बीते थे। उसके बाद तो सुबोध ने अपने अंदर की रिक्तता और कड़वाहट से उसकी सारी जिंदगी बदरंग बना दी थी और अनायास वो सुबोध के साथ बिताई जिंदगी के बियावान वीराने में एक बार फिर से घिर गई थी और पुराने दिनों को जीने लगी थी। सुबोध बेहद असंवेदनशील, रुक्ष और झगड़ालू प्रवृत्ति का इंसान था। 5 वर्ष पहले उसका विवाह सोनिया से हुआ था। विवाह के बाद मात्र वर्ष भर ही वो सुबोध के साथ सुकून के साथ रह पाई थी। साल बीतते बीतते उसके साथ आए दिन लड़ाई होती। अपने कलह प्रिय गर्म मिजाज के चलते वो मामूली सी बातों पर सोनिया से तुनक जाता और उस पर बेहिसाब गुस्सा करता। उसे आज तक याद है, तब उसके विवाह को मात्र वर्ष भर हुआ था। उसे शुरू से बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। विवाह की पहली वर्षगांठ पर वे एक बढ़िया होटल में खाना खाने गए थे। वहीं सोनिया ने उससे कुछ झिझकते हुए पूछा था, सुबोध, अब तो अपने विवाह को 1 वर्ष होने को आया, अब हमें अपना परिवार बढ़ाने की दिशा में सोचना चाहिए कि उसकी इस बात पर वो अप्रत्याशित रूप से आग बबूला हो गया था और उसने उससे कहा था, आज तो यह बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन फिर कभी यह बात मुझसे मत कहना। मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। बच्चे किसी काम के नहीं होते। इतनी मुश्किल से उन्हें पालो पोसो और फिर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में बच्चे नहीं चाहिए। याद रखना, जिस दिन तुमने बच्चे के बारे में सोचा उसी दिन तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। सुबोध की यह बात सुनकर वह जीते जी मर गई थी। वह स्वयं एक सुखी परिवार के 2 बच्चों में बड़ी संतान थी। उसे याद नहीं कि उसके माता पिता कभी उसके सामने जोर से लड़े हों। घर में सदैव सुख शांति रहती। माता पिता के बेहद शांत सुलझे एवं व्यक्तित्व के अनुरूप वह स्वयं भी बेहद शांत प्रिय और मैच्योर युवती थी। सुबोध का क्लेशी स्वभाव देख उसने भरसक उसके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया था। जब भी वह क्रोध के अतिरेक में उस पर चिल्लाता वह मौन हो जाती। अपनी ओर से जानबूझकर कभी सुबोध को मौका नहीं देती कि वह किसी बात पर गुस्सा करे, लेकिन अपने अशांत स्वभाव के कारण सुबोध कभी संयत नहीं रहता। बहाने बहाने से उससे लड़ता। यूं ही उसके दिन परेशानियों में बीत रहे थे। फिर विवाह से पहले से ही उसने अपने विवाहित जीवन में कम से कम 2 संतानों की कामना तो की थी, लेकिन सुबोध की बच्चों के प्रति घोर वितृष्णा देख वो बेहद क्षुब्ध हो उठी थी। विवाह की पहली वर्षगांठ के बाद उसने
एकाध बार उसे और समझाने का प्रयास किया था कि बच्चों के बिना विवाहित जीवन अर्थहीन है, बेमकसद है, लेकिन उसके बच्चों का मुद्दा उठाने पर वह बुरी तरह झुंझला उठा, उसे अपशब्द बोलने लगता। सो अब वह डर के कारण उससे बच्चों की बात ही नहीं करती, भीतर ही भीतर घुटती रहती। विवाह के पहले से उसे कविताएं लिखने का बेहद शौक था। कॉलेज के जमाने में इतनी भावपूर्ण कविताएं लिखती कि उसकी सहेलियां उसे महादेवी के नाम से छेड़ा करती। सुबोध के साथ रहकर वो सदैव बिकल रहा करती थी और परेशानी के इस दौर में उसके अंतर्मन का सारा संताप अक्षरों की राह बाहर निकलता। अंतःकरण का सारा विषाद उसकी कविताओं में अभिव्यक्त होता। जिंदगी के थपेड़ों की आंच से उसके लेखन में एक उष्मा भरी गहराई आ गई थी और देश के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में उसकी कविताएं प्रकाशित होने लगी थी। गाहे बगाहे शहर में होने वाले कवि सम्मेलनों से निमंत्रण आने लगे थे। सुबोध को उसका यह साहित्य प्रेम फूटी आंखों न सुहाता। कवि सम्मेलनों से उसका बुलावा आने पर वह चिढ़कर उसे जली कटी सुनाता, लेकिन जीवन के इस कटु मोड़ पर कविता सृजन उसे इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी जिजीविषा की अगन को सुलगाए रखता, उसे हिम्मत से जीने के लिए राह दिखाता। वह शहर के एक नामी गिरामी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। सो स्कूल से बचा सारा समय वह कविता लेखन में लगाती। वक्त के साथ एक सशक्त कवयित्री के रूप में उसकी पहचान बन रही थी। एक बार उसे अपने ही शहर में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आयोजकों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का आमंत्रण आया था। इस उपलब्धि पर वह खुशी से नाच उठी थी। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे यूं महसूस हो रहा था मानो वह सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। सुबोध के घर आने पर जब उसने उसे इस निमंत्रण के विषय में बताया, वह क्रोध से फट पड़ा था। इन कवि सम्मेलनों में रखा क्या है, महज समय की बर्बादी के अलावा। घर गृहस्थीदार औरतों को क्या आधी आधी रात तक इनके बहाने घर से बाहर रहना शोभा देता है? तुम इस कवि सम्मेलन में नहीं जाओगी, चुपचाप घर में बैठो और घर के काम करो। सोनिया उस समय तो सुबोध को गुस्से में आग बबूला देख चुप्पी साध गई थी, लेकिन शांत मन से इस मसले पर सोचने पर उसने निर्णय लिया था कि सुबोध की इस गलत मांग के सामने वो घुटने कतई नहीं टेकेगी। काव्य रचना उसके बेरंग जीवन का एकमात्र अवलंब था जो उसे भरपूर खुशी और संतुष्टि देता था। इसलिए उसने सोचा था कि उसे सुबोध की इस अनुचित मंशा का हर हाल में विरोध करना ही होगा। वह कवि सम्मेलन अगले ही दिन था जो शाम के 5 बजे शुरू होने वाला था। इसलिए वो हिम्मत जुटाकर सुबोध के ऑफिस से लौटने से पहले वहां के लिए रवाना हो गई थी। वो सुबोध के लिए एक पत्र लिखकर छोड़ गई थी। मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती। बहुत मुश्किल से मैंने यह मुकाम पाया है जो मैं तुम्हारी बेवजह जिद की वजह से नहीं गंवा सकती। मैं कवि सम्मेलन से करीब 12 बजे तक लौटूंगी। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों वाली युवती थी जो ठान लेती वह करके रहती। सुबोध की गलत मांग के सामने उसने हथियार नहीं डाले थे और वह हिम्मत जुटा कवि सम्मेलन के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन सुबोध के संभावित क्रोध के विषय में सोचकर वह पूरे वक्त तनिक बिकल रही थी। कवि सम्मेलन खत्म होते होते रात के 12:30 बज गए थे और इतनी देर से घर लौटते वक्त वह बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। सुबोध का संभावित क्रोध उसे रह रहकर सहमा रहा था। घर के सामने पहुंचकर तनिक डरते हुए उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया था। आशा के अनुरूप पहले 10 मिनट तो सुबोध ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर किवाड़ खोलते ही वह उस पर अदम्य क्रोध से चिल्लाया था। रात भी वही बिता लेती, अभी भी घर आने की क्या जरूरत थी। शरीफ घरों की औरतों के ये लक्षण होते हैं कि रात के 1-1 बजे तक घर के बाहर रहें। इस पर सोनिया ने अत्यंत शांत और सधे हुए स्वरों में उसे जवाब दिया था, सुबोध, बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। मुझे कोई शौक नहीं है बिना बात के आधी रात तक घर के बाहर रहने का, लेकिन कान खोलकर सुन लो,
तुम मुझे कभी सम्मेलनों में शिरकत करने से हरगिज नहीं रोक सकते। किसी भी हालत में कविता लेखन मेरा शौक है, मेरा पैशन है और यह मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। कविता लेखन नहीं छोड़ सकती तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं हरगिज यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी रात के 1-1 बजे घर लौटे। और यह कहते हुए सुबोध ने उसके मुंह पर भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया था। रात के 1 बजने आए थे। इतनी रात को अपने आप को यूं घर के बाहर खड़ा देखकर सोनिया की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए थे। लेकिन तत्क्षण ही उसने कुछ सोचा था और अपनी गाड़ी में बैठ उसने उसे अपनी बुजुर्ग सहेली माया जी के घर की ओर मोड़ दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुबोध उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। कॉलेज के जमाने में माया जी उसकी हिंदी की प्रोफेसर रह चुकी थी और उन्होंने सदैव उसे कविता लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया था। शुरू में वो जब भी कोई कविता लिखती उसे माया जी को दिखाती और माया जी उसकी कविताओं के लिए सदैव उसकी पीठ थपथपाती। वो हमेशा उससे कहती थी कि उसे सदैव अपना कविता लेखन जारी रखना चाहिए क्योंकि वह बहुत अच्छा लिखती है और वह दिन दूर नहीं जब वह बहुत नाम कमाएगी। माया जी उसकी परम हितैषी थी और उन्होंने हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी प्रेरणास्पद बातों से उसका मनोबल ऊंचा किया था। वह उसे बहुत मानती थी और आज रात कवि सम्मेलन में वे दोनों साथ साथ ही बैठी थी। शायद वही इस समस्या का कोई तोड़ बताए। ये सोचते हुए उसने माया जी के घर की घंटी बजाई थी। उसे यूं अप्रत्याशित रूप से अपने दरवाजे पर खड़ी देख माया जी चौंक गई थी। फिर उन्होंने उसे बेहद अपनत्व से घर के भीतर बुलाकर अपने कमरे में बैठाया था और उससे सारी बातें पूछी थी। वे दोनों सुबह के 5 बजे तक बातें करते रहे थे और इस बार सोनिया ने उन्हें सुबोध के बारे में एक-एक बात विस्तार से बताई थी। उसकी बच्चों के प्रति वितृष्णा के बारे में खुलासा किया था। उसके स्वभाव, उसके व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया था उनसे। और फिर उसने उनसे पूछा था, मैम आप ही बताइए इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं? एक तो सुबोध की बच्चों के लिए अनिच्छा ने मेरा दिन रात का सुकून छीन लिया है। अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए मेरा मन तरसता है। बच्चे के बिना मुझे अपनी जिंदगी बेमानी लगती है। फिर भी मैंने भरसक कोशिश की है उसकी हर जायज नाजायज बात को मानते हुए घर में शांति बनाए रखने की। लेकिन सुबोध तो बेहद गुस्सैल, झगड़ालू और असंवेदनशील बंदा है जिसे मेरी हर बात पर आपत्ति है। वह मामूली बातों पर अपना आपा खो देता है और गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसने रट लगा रखी है कि मैं कभी सम्मेलनों में नहीं जाया करूं। लेकिन मैम बर्दाश्त करने की भी हद होती है। कविता लेखन मेरा पैशन है। इसी ने मुझे आज तक इन कठिन परिस्थितियों में भी सामान्य बने रहने की ताकत दी है। मेरी जिजीविका को जिंदा रखा है। कोई और होती तो जिंदगी से हार मान चुकी होती। मैंने अब निश्चय किया है कि मैं उसकी यह बात कतई नहीं मानूंगी। मैंने बस घर में हर कीमत पर सुख शांति बनाए रखने के लिए आज तक उसकी हर जायज नाजायज बात मानी है। लेकिन बस अब और नहीं। अब आप ही बताइए क्या मैं कहीं गलत हूँ? नहीं सोनिया, इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। बच्चों के लिए मना कर वह तुमसे तुम्हारा मातृत्व पाने का मूलभूत अधिकार छीन रहा है। तुम्हारे साथ बेहद ज्यादती कर रहा है। तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि सुबोध तुम्हारे समक्ष हीन भावना से ग्रस्त है। तुम इतनी सुंदर हो, जहीन हो, बुद्धिजीवी हो। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है। लोग तुम्हें तुम्हारी क्रिएटिविटी और प्रतिभा के लिए भरपूर सम्मान देते हैं। यह बात सुबोध को हजम नहीं होती। वह तुम्हारे सामने हीनता की भावना से ग्रस्त है और कुछ नहीं। और उसमें तुम्हें लेकर असुरक्षा की भावना घर कर गई है, जिसके चलते वह तुम पर हर समय रोब जमाने की कोशिश करता है, तुम पर चीखता चिल्लाता है। तुम अगर उसके साथ रही तो तुम्हें उसका चीखना चिल्लाना जिंदगी भर सहना पड़ेगा और तुम्हारा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इन परिस्थितियों में तुम्हें मजबूत होकर निर्णय लेना है कि तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो या नहीं।
मेरी अपनी सोच यह है कि तुम्हें ऐसे गुस्सैल, असंवेदनशील, छिछली मानसिकता वाले, तानाशाही स्वभाव के इंसान के साथ जिंदगी नहीं बितानी चाहिए, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को कुचलना चाहता है, जो तुम्हारी अस्मिता के लिए एक खतरा बन चुका है। उसकी वजह से तुम कभी हंसी खुशी भरा सामान्य जीवन नहीं जी पाओगी। इसलिए तुम्हें सोचना है कि तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो या नहीं। मैम, आपकी बात तो सही है। सुबोध के साथ मैं सुकून से नहीं रह पा रही हूँ। मैं उसकी वजह से हर लम्हा परेशान रहती हूँ। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है और मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि उस जैसे इंसान के साथ मेरा कोई सार्थक भविष्य नहीं है। अब मुझे हिम्मत से काम लेना ही होगा और उससे रिश्ता तोड़कर जिंदगी की नई शुरुआत करनी ही होगी। उसके साथ जिंदगी बिताना वाकई में बहुत मुश्किल है। ठीक है, सुबोध से अलग होकर तुम्हें जिंदगी को एक मौका और देना ही चाहिए। अब तुम्हें वापस सुबोध के पास घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तसल्ली से यहाँ रहो जब तक तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारा अपना घर है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे पास रहोगी। सोनिया कुछ दिन माया जी के आग्रह पर उनके घर पर रही थी। उनके घर पर उनके बेटे संजय और उसके 5 वर्षीय बेटे सोनू के संपर्क में आई थी। एक ही छत के नीचे रहने पर उनका परिचय बड़ा था। संजय की पत्नी की मृत्यु कुछ वर्षों पहले कैंसर से हो गई थी। माँ के लाड दुलार को तरसता सोनू कुछ ही दिनों में सोनिया के बहुत नजदीक आ गया था। सोनिया को बच्चे बेहद पसंद थे। अपनी संतान के लिए तरसती सोनिया सोनू को पाकर अपनी परेशानियां भूलने लगी थी। वक्त के साथ संजय से भी उसका परिचय प्रगाढ़ हुआ था। संजय ने उस मुश्किल दिनों में सोनिया को भरसक भावनात्मक संबल दिया था और उससे उसकी सहज मित्रता हो गई थी। दो दुखी आत्माएं एक दूसरे के सानिध्य में अपने अपने गम भूलने लगी थी। संजय स्वयं एक संवेदनशील, भावुक एवं साहित्य प्रेमी इंसान था। स्वयं कुछ ना लिखता था, लेकिन उसे स्तरीय कविताएं और कहानियां, उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद था। वह सोनिया की लिखी कविताएं बेहद रुचि से पढ़ता और उन पर अपनी बेबाक राय भी देता। संजय और सोनिया का मानसिक स्तर मेल खाता था। बेहद भावुक और संवेदनशाली स्वभाव और अपने साहित्य प्रेम के चलते दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे और उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों के पीछे सोनू का एक बड़ा योगदान था। सोनिया जितने दिन माया जी के घर रही, सोनू का बेहद ध्यान रखती। उसके खाने पीने, पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देती। अपने बच्चे के लिए तृषित उसका मन सोनू में अपनी अजन्मी संतान की प्रतीक्षाया देखने लगा था और सोनू के प्रति सोनिया का बेशर्त झुकाव देखते हुए संजय के अंतर मन में सोनिया के प्रति अबूझ कोमल भावनाएं अंकुरित होने लगी थी और दोनों एक दूसरे के निकट आने लगे थे। उधर एक दिन सोनिया माया जी के साथ एक दिन सुबोध से मिलने उसके घर गई थी और सोनिया ने बहुत शांत और संयत भाव से सुबोध से कहा था कि वो अब और उसके साथ जिंदगी साझा नहीं करना चाहती और वो उससे तलाक लेना चाहती है। लेकिन इस बात पर सुबोध माया जी के सामने भी क्रोध से बुरी तरह भड़क गया था और अपना आपा खोकर चिल्लाने लगा था, तुम्हें क्या दुख है मेरे पास जो तुम औरों के घर जाकर पड़ी हो? अपना अच्छा भला घर छोड़कर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ चाहो रह सकती हो। मुझे भी तुम्हारी जैसी अड़ियल औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं है जो बेबात अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम अलग रहना चाहती हो तो बेशक रहो, ये शौक भी पूरा कर लो। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने इस चौखट के बाहर कदम रखा तो फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन सोनिया सुबोध से तलाक लेने का मन बना चुकी थी, इसलिए वह बिना अधिक कुछ कहे सुने अपने कपड़े आदि लेकर घर से बाहर निकल आई थी। संजय ने भागा दौड़ी करके जल्दी ही सोनिया को अपने घर के पास ही एक फ्लैट दिलवा दिया था और जल्दी ही सोनिया माया जी के घर से अपने फ्लैट में आ गई थी। माया जी और संजय के सहयोग से
सोनिया ने एक अच्छे वकील से अपने और सुबोध के तलाक के विषय में परामर्श लिया था और घोर मानसिक उत्पीड़न के आधार पर उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। सोनिया के माता पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी एवं उसका एकमात्र भाई उसकी जिंदगी में कोई रुचि नहीं लेता था। वह अपने जीवन में अपने बीवी बच्चों में रमा हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में संजय और माया जी ने उसे भरपूर भावनात्मक संबल दिया था और अकेले जिंदगी जीने की हिम्मत बंधाई थी। उन दोनों ने सोनिया को सुबोध से तलाक लेने की भागा दौड़ी में उसका पूरा साथ दिया था और कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाया था। वक्त गुजरते देर ना लगी थी। सुबोध और सोनिया के 1 वर्ष के अलगाव की अवधि के पश्चात दोनों का तलाक हो गया था। आज उन दोनों का तलाक हुए पूरे 6 माह होने को आए हैं। आज ही संजय ने उसके समक्ष अपना विवाह प्रस्ताव रखा था। जब से संजय उसे अपना प्रस्ताव देकर गया था वह उसी के विषय में सोच रही थी और हर कोण से संजय के व्यक्तित्व का बारीकी से विश्लेषण करने पर उसने पाया था कि वह एक शांत सरल स्वभाव का बेहद सुलझा हुआ मृदुभाषी इंसान था। उसे उसके संपर्क में आए काफी वक्त हो आया था, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने उसे कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा हो और उसने सोचा था कि एक ऐसे शांत मृदु स्वभाव के इंसान के साथ जिंदगी निश्चित ही खुशनुमा होगी। लेकिन वह अभी मानसिक रूप से इतनी जल्दी दूसरे विवाह के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पा रही थी। सुबोध ने अपने रुक्ष कठोर व्यवहार से उसे बहुत घाव दिए थे, उसकी आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। उसे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए था अपनी सामान्य मनः स्थिति में फिर से लौटकर आने में और दूसरे विवाह का निर्णायक फैसला लेने में। अंतहीन सोच के बवंडर में घिरी सोनिया मानसिक क्लांति का अनुभव करने लगी थी, जिससे निजात पाने के लिए उसने आंखें मूंद ली थी। लेकिन बंद आंखों के सामने संजय का मुस्कुराता सौम्य चेहरा आ गया था, मानो उससे कह रहा हो, घबराती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अनचाही ही सोनिया सोचने लगी थी, काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आ गए होते तो मेरी जिंदगी की कहानी कुछ और ही होती। इन्हीं सब सोच के कारण दूसरे दिन सोनिया ने संजय के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद सोनिया की जिंदगी खुशहाली के रंगों में फिर से भर गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।